अरे वर्षा सुनो। ममता जीजी का फोन आया था क्या? अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि मायरे में क्या देना है। तरुण ने अंदर आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वर्षा ने ना में सिर हिला दिया। ये देखकर तरुण उदास होकर बैठ गया। अभी अभी ऑफिस से वो घर ही तो आया था। आप घर चले जाते ना उनके। अगर वो लिस्ट नहीं दे रही है तो खुद ही लिस्ट मांग लो। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके घर नहीं गया था? 3-4 बार जा चुका हूँ। जब भी मैं उनसे लिस्ट मांगता हूँ तो देती ही नहीं है। कहती है कि बाद में दे दूंगी। अभी जरूरी काम कर रही हूँ। वैसे भी उनका छोटा परिवार है। ज्यादा कुछ तो देना नहीं है। पर ऐन मौके पे लिस्ट देंगे तो हम शॉपिंग कैसे करेंगे? माना कि परिवार छोटा है पर शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। और फिर हमें थोड़ी ना पता है कि वो क्या क्या मांगेगी। वैसे भी ममता जी थोड़ी लालची। कहते कहते वर्षा रुक गई। पर तरुण समझ गया कि वर्षा क्या कहना चाहती है। पर ममता जीजी का स्वभाव ही ऐसा रहा है कि उसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। तभी अम्मा अंदर से आते हुए बोली, चल तरुण मैं तेरे साथ चलती हूँ। आज मैं खुद ही लिस्ट मांग कर ले आऊंगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पर्ची देने में ही रोना आता है। पता नहीं समाज के सामने हमारी नाक कटाना चाहती है क्या। पर माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। तू चल मेरे साथ। अम्मा ने जिद में कहा तो तरुण जाने को तैयार हो गया। ममता फटाफट चाय बनाकर ले आई। हाथ मुंह धोकर चाय पीकर तरुण अम्मा के साथ ममता जीजी के घर के लिए रवाना हो गया। अम्मा जी के दो बच्चे थे, ममता और तरुण। दोनों बच्चों में 16 साल का फर्क था। ममता जहाँ बड़ी थी वही तरुण छोटा। इसलिए वो तरुण को जैसे चाहे वैसे चला लेती थी। ममता शुरू से ही अकेली बच्ची थी। इस कारण से थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। इसलिए तरुण को चलाना उसके लिए मामूली सी बात थी। दोनों की उम्र में इतना फासला था कि तरुण उसकी माँ समान इज्जत करता था। इसलिए उसके सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाता था। ममता शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है। तरुण की शादी में भी उसने वर्षा के आए हुए सामान में से काफी सारा सामान हथिया लिया था। तब भी अम्मा बहुत नाराज हुई थी। पर ममता ने तमाशा कर दिया तो खुद वर्षा ने उसे सामान ले जाने दिया। यहाँ तक कि उसके बेटे के जन्म के समय भी उसने नेक के पीछे हंगामा कर दिया था। घर में सब जानते थे कि ममता लालची स्वभाव की है। इसलिए जब कोई तीज त्योहार आता तो पहले उन लोगों को टेंशन होती है। अम्मा खुद अपनी बेटी के इस स्वभाव से परेशान थी। अब ममता के बच्चे तो बड़े हो चुके थे। उसके बेटे की शादी 7 दिन बाद ही थी। 2 दिन बाद तो शादी के प्रोग्राम भी शुरू हो जाने वाले थे। लेकिन अभी तक उसने और उसके ससुराल वालों ने मायरे की पर्ची नहीं दी थी। जबकि अम्मा और समाज के अनुसार बहन के ससुराल में मायरा देना बहुत जरूरी होता है। खैर अम्मा और तरुण ममता के घर पहुंच गए। अम्मा को अचानक घर पर देखकर ममता उठकर उन्हें अंदर लिवाने के लिए आई। कुछ देर बैठने के बाद अम्मा ममता से बोली, ममता मायरे की पर्ची कब दोगी तुम? तरुण कितनी बार तुम्हारे घर के चक्कर काट चुका है। अम्मा मैं दे दूंगी ना। पर्ची कहीं भागी जा रही है क्या? अरे शादी तो 7 दिन ही बाकी रह गए। मायरे में क्या खाली हाथ आएंगे हम तेरे घर पर? अम्मा ने जवाब दिया तो ममता बेशर्मी से बोली, अरे अम्मा मायरा भी तो 6 दिन बाद है। इतनी क्या टेंशन लेती हो? मेरे भाई भाभी है ना, सब कुछ संभाल लेंगे। ममता ने तरुण की तरफ देखकर ताना मारा। देख ममता, हमारी कोई खुद की दुकान तो है नहीं जिसमें से जाकर सामान निकाल कर तेरे लिए लेकर आ गए। पर्ची देगी तो ही तो सामान लेकर आएंगे। और हमें क्या पता तेरे ससुराल में कितना क्या सामान लगेगा। अगर पर्ची दे रही है तो ठीक है, वरना हम शादी में नहीं आएंगे। अम्मा ने कहा तो ममता बोली, अरे अम्मा तुम्हारे दामाद जी को तो आ जाने दो। पर्ची बनाकर दे देंगे। अब मैं पर्ची बनाकर दे दूँ और उन्हें पता ही ना हो तो भला कैसे काम चलेगा। कल को कोई रह गया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। अरे शादी पक्की हुए 2 महीने हो गए, तूने अभी तक पर्ची नहीं बनाई? कितनी आलसी है। अम्मा वादा करती हूँ कल मैं पर्ची जरूर बनवा कर भेज दूंगी। ठीक है, अगर कल पर्ची नहीं आई तो देख लेना। अपने बेटे की शादी करके खुद ही ले आना। अपने मायके वालों से उम्मीद मत करना। कहकर अम्मा तरुण के साथ घर चली आई। दूसरे दिन भी अम्मा इंतजार ही करती रह गई लेकिन ममता ने पर्ची नहीं भेजी। तीसरे दिन ममता खुद ही घर पर आई तो अपने साथ पर्ची लेकर आई थी। उसे अम्मा को देकर बोली, अम्मा पर्ची ले आई हूँ, कल तो आना नहीं हो पाया और अब कल से प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं तो आज ही देने आ गई हूँ। अम्मा ने पर्ची खोल कर देखी तो उसमें 50 साड़ियाँ, 50 ही पैंट शर्ट के कपड़े मांगे गए थे। इसके अलावा ममता का लहंगा ओढ़नी, कवर साहब का सूट और दोनों बच्चे के कपड़े अलग से मांगे गए थे। ऊपर से कोई सोने का गहना आरती की थाली में रखने के लिए।
पर्ची देखकर अम्मा बोली, अरे ममता, तेरा तो इतना बड़ा परिवार भी नहीं है जितने तूने पर्ची में लिख दिए है। ये सुनकर ममता भड़कते हुए बोली, ये तो मैं लूंगी ही, आखिर मैं भी तो दूसरों से लेकर बैठी हूँ, तो उन्हें भी तो दिलवाना ही पड़ेगा। और मायरा इतना ही महंगा लग रहा था तो मायरे की पर्ची के लिए क्यों घूम रहे थे? अच्छा होता मायरा देना ही नहीं पड़ता आपको। अम्मा कुछ कहने को हुई तो वर्षा ने इशारे से चुप रहने को कहा। ममता तो अपनी भड़ास निकाल कर वहां से चली गई। पीछे अम्मा ने कहा, लो देखो तुम्हारी बहन को, मैंने पहले ही कहा था कि मुंह खोलेगी ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इससे अच्छा तो उसकी सास से पूछ लेते, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अम्मा, अगर हम जीजी से नहीं पूछते, सीधे उनकी सास से पूछते, तो जीजी बुरा नहीं मान जाती? तरुण ने कहा, उसका बुरा मानना नहीं मानना सब एक बराबर है। कभी किसी से खुश भी हुई है वो? अम्मा बोली और पर्ची वही टेबल पर रखकर कमरे में चली गई। वर्षा ने तरुण की तरफ देखा तो तरुण ने कहा, मुझे लगता है हमें जीजी को ही बुला लेना चाहिए। अपने लिए बेस वो खुद देख लेगी, नहीं तो हमारे लाए हुए में 10 कमियां निकाल देगी। आपको लगता है कि वो शांतिपूर्वक आएगी और अपने लिए बेस खरीद कर चली जाएगी? उम्मीद तो नहीं है, पर जीजी का कोई भरोसा भी नहीं है। हमारा दिया हुआ तो उसे कभी पसंद आता ही नहीं है, तो उसे ही बुला लो। अपनी बेस खुद ही देख जाएगी और खुद ही अपनी पसंद का खरीद भी लेगी। बाकी लोगों के लिए हम लोग आज ही जाकर ले आते हैं। वर्षा को भी तरुण की बात जच गई। तरुण और वर्षा उसी समय रवाना हुए और सारा सामान खरीद कर ले आए। सिर्फ ममता के लिए बेस नहीं खरीदा। घर आकर उन्होंने ममता को फोन लगा दिया, जीजी कल तो प्रोग्राम है, परसों आप आ जाना, जो आपको आपकी पसंद का बेस खरीदवा देंगे। ममता इस पर राजी हो गई। तीसरे दिन ममता का वो लोग इंतजार करने लगे, लेकिन सुबह से शाम होने को आई, वो अभी तक मायके नहीं पहुंचे। 3-4 बार फोन लगाने पर भी उसने यही कहा कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। आखिर थक हार कर शाम को उसका फोन आया कि तुम बाजार में पहुंचो, मैं वहीं मिल जाऊंगी। आखिर बाजार में पहुंचे तो वहां ममता अपनी ननद के साथ आई थी। ममता अपनी पसंद की दुकान पर ही उन लोगों को लेकर गई। वहां जाकर उसने बेस निकलवाने शुरू किए, पर ममता की हेल्थ इतनी ज्यादा थी कि उसकी कमर के साइज के लहंगे ही नहीं मिल रहे थे। आखिर थक हार कर दुकानदार ने कहा, देखिए बहन जी, आपकी कमर के साइज के लहंगे तो है नहीं, तो आप उसकी जगह कोई हेवी साड़ी ले लो, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि हम लहंगा तैयार करके आपको दे। शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय हमारे कारीगर बिजी होते हैं। आखिर ममता को साड़ी ही देखनी पड़ी, लेकिन साड़ी भी फिर भी कोई ऐसी वैसी नहीं। 25-30 हजार से तो नीचे वाली साड़ी को देखना पसंद भी नहीं कर रही थी। ये देखकर वर्षा ने तरुण की तरफ देखा, लेकिन तरुण ने इशारे से बिल्कुल चुप रहने को कहा और धीरे से कहा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी, वरना जीजी तुम्हारी बात पकड़ लेगी। जब 4-5 साड़ी उसने देख ली तो उसकी ननद बोली, भाभी आपको शर्म नहीं आ रही? ऊँट की गर्दन लंबी है तो काटने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई जो कि तुमसे 16 साल छोटा है, तुम्हारे बच्चे की उम्र का है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की साड़ी दिलवा रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरी है 30-35 हजार की साड़ी देखना? 4-5 हजार में भी सुंदर सुंदर साड़ी आती है। कुछ तो शर्म आप भी करो। आखिर अपनी ननद की फटकार सुनकर ममता उससे नीचे साड़ियाँ देखने लगी। 8-10 साड़ियों के बाद उसने 8 हजार की साड़ी पसंद की। साड़ी के बाद उसके साथ की एसेसरीज में ही 4-5 हजार रुपए और खर्च करवा दिए। जब खरीदारी हो गई तो ममता ने कहा, तरुण, तू कोई गहने, सोने का गहना भी साथ के साथ दिलवा दे, वो भी मैं अपनी पसंद का ही लूंगी। तब तरुण ने कहा, जीजी हम सोना नहीं रख रहे हैं, उसके बदले में हम तुम्हें नगद ही देंगे, अम्मा ने कहा है। लेकिन लेकिन वेकिन क्या भाभी? जब आपकी अम्मा कह रही है तो वही बात मानो। आखिर आप अपनी अम्मा से बड़ी तो नहीं हो, और फिर सोच लो आपकी भी ननद है। ममता बहस करना तो चाहती थी, लेकिन ननद के सामने खड़ी थी तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अगर अभी वो ननद के सामने इस तरह से जिद करती तो कल को ननद के बेटे की शादी में उन्हें भी तो सब कुछ देना पड़ता। इसलिए ममता चुप ही रह गई।